चलो तो अगला टॉपिक है अपना हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, 2-3 हीट पढ़ के आ गए। कौन सी? एक तो फॉर्मेशन की, देखो पहले तो हीट ऑफ रिएक्शन, ये सारी की सारी क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन के अंदर ही आती है। अब हीट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी थी? हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, अब आ रही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या बोलता है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कितने कितने 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट, हमेशा अपन क्या लेते हैं? बराबर ग्राम इक्विवेलेंट। तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट ये, और इसने बोला 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो हीट निकलेगी उसको बोला है अपन ने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर न्यूट्रल होंगे ना, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो समझ में आता है ना। तो एसिड प्लस बेस दैट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन की हीट। ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएंगे ना। अगर मान लो एसिड स्ट्रॉन्ग होता और बेस वीक होता तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक रहेगा। ये बेटा इधर क्या, इधर उधर देख रहे हो, इधर देखो। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो प्रोडक्ट क्या आएगा? न्यूट्रल। लेकिन अगर बोल रहा हूँ एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो इसका वीक पार्ट इसके कुछ पार्ट से रिएक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग फिर भी बचेगा ना, तो सॉल्यूशन अभी भी कैसा दिखेगा? एसिडिक। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वीक एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? बेसिक। लेकिन अगर दोनों ही वीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी क्या है? वीक है, तो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल नहीं। देखो डिपेंड करता है ना कितना वीक है ना, दोनों वीक है लेकिन दोनों में से ज्यादा वीक कौन है और अमाउंट पे भी फिर डिपेंड कर जाता है। लेकिन स्ट्रांग वाले में तो दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल, इसमें ये मत करना दोनों वीक तो न्यूट्रल। ठीक है, वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो अपन जो डेफिनेशन दी गई वो इसके हिसाब से दी गई है। स्ट्रांग है बेटा लेकिन ऐसा माना है अपन ने कि दोनों बराबर है। ये जितना एसिड का स्ट्रांग है, नहीं मानते, नहीं मानते बस क्यों नहीं मानते? नहीं मान रहे नहीं, चलो एक गलत हो गया, बाकी सही कर लेना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो दोनों ही बराबर रहते हैं, तो अपन मानते हैं कि न्यूट्रल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है कि जब ये दो चीज रिएक्ट करेगी और जो हीट रिलीज होगी उसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसीलिए बोला गया है। ठीक है, और वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स होती है, कितनी होती है? माइनस, ये याद करना है तुम लोग को है ना, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या फिर 50, ये जूल में है ना, जूल में और ये कैलोरी में। तो कैलोरी में बोलेगा तो कितनी है? -13.7, और जूल में बोलेगा तो 57.2। याद कर लेना ये। और कन्वर्जन के लिए अपनों को पता ही है, कहाँ लिखा था मैंने? 1 कैलोरी 4.2 जूल, कहीं लिखा होगा यहाँ देख लेना। ठीक है, 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है। तो अगर कन्वर्ट भी करना पड़े, कुछ भूल भी जाओ, तो एक तो याद रख ही लेना, -13.7। बहुत बार फिर यही पूछ लेता है वो कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी होती है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो। ठीक है, इतनी। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसका डेलेज कितना होगा? -13.7। ठीक है, और ये खाई में कैलोरी में, कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अगर एक भी वीक आ गया तो इससे कम आएगी हीट। ठीक है, इससे कम ही रहेगी, विदाउट साइन देखना है ना। इससे कम मतलब -12 भी हो सकती है, तो यहाँ ये मत बोल देना कि -12 ज्यादा होता है, समझ गया ना, ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब साइन को तुम इग्नोर करते हुए चलना, सिंबल इग्नोर। ठीक है, विदाउट साइन देखूंगा तो कम है ना, तो इसमें भी कम ही रहेगी। कितनी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन -13.7 से तो कम रहेगी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, मैक्सिमम कितनी आ सकती है हीट? इतनी रिलीज हो सकती है, -13.7। बाकी कोई सा भी ले लो, एक भी अगर वीक आ रहा है, दोनों वीक, तो उससे कम ही रहती है। ये क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन सीधा यही पूछ लेता है कि अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस रिएक्ट किए हैं 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो बताओ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी होगी? 4 ऑप्शन दे देगा, एक -20 दे देगा, एक -13.7 दे देगा, एक लेस देन दिस, एक बोलेगा कि पता नहीं, जो भी कुछ दे देगा। तो तुमको पता होना चाहिए लेस देन जो भी -13.7 हो वो आंसर होगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकती, मैक्सिमम यही है।
ठीक है, मैक्सिमम ये जब होगी जब डोनट्स हो। हाँ, और इतनी, इससे ज्यादा हीट कभी भी रिलीव नहीं होगी। एक ही केस है जिसमें रिलीव होती है HF वाला एक्सेप्शन, ठीक है, इसमें कितनी रिलीव होती है -16.4 बस। बाकी कोई सा भी एसिड कोई सा भी बेस ले लूंगा तो कितनी होगी -13.7 किलो कैलोरी। HF वाले केस में कितनी होती है -16.4, वही एफ है जिसमें ज्यादा होती है, ठीक है। और वो क्यों, क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, अगर रीजन पूछे तो, और कुछ नहीं। क्लियर है? चलो डेफिनेशन समझ गया ना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से जब रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की, तो इसमें जितनी हीट रिलीव हो रही है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन की हीट, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कितनी होती है, फिक्स होती है, याद रखनी है, -13.7 कैलोरी पर इक्विवेलेंट, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या -57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, ठीक है। एक्सेप्शन एक ही है HF, जिसमें इससे भी ज्यादा हो जाती है, कितनी, 16 के आसपास, राउंड फिगर में याद रख लेना, -16.4, ठीक है। चलो, हीट इवॉल्व व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये चीज जरूरी है ना, फिक्स है 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए। कंप्लीट न्यूट्रलाइज कब होगा, जब दोनों स्ट्रांग होंगे, बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वही लिखा है, स्ट्रांग एसिड का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, स्ट्रांग बेस का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है हमेशा। और हीट कितनी रिलीव होगी, ΔH, ये -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या किलो जूल पर इक्विवेलेंट, -57.2। क्लियर है सभी को? ठीक है। एक्सेप्शन एक ही है HF, उसमें से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और रीजन पूछे तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ नहीं कि HF जब पानी में जाएगा तो H + F-, अब ये F- जब वाटर से कनेक्ट होगा, इसके आसपास जो हाइड्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है, इसीलिए, ठीक है। इफ वन ऑफ द, हाँ, अगर अब ये वाले जो केस मैंने लिखे हैं कि एसिड हो चाहे बेस हो, इन दोनों में से या तो कोई एक भी वीक रह गया या दोनों ही वीक है, तो इससे हमेशा कम ही हीट रिलीज होगी, ठीक है। इफ वन ऑफ एसिड और बेस या बोथ आर वीक, समझ गया ना, या तो एसिड वीक या बेस वीक या दोनों ही वीक, ठीक है, देन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन दिस, ठीक है। कोई भी अगर एक वीक आ गया तो, कोई भी अगर एक वीक रह गया तो -13.7 से कम ही हीट रिलीफ होगी, श्योर है वो, ठीक है। बिकॉज सम पार्ट ऑफ हीट रिलीव्ड इन न्यूट्रलाइजेशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय डिसोसिएटेड, कुछ लिखा है, अभी इधर देखो क्या लिखा है, ये पॉइंट्स पहले समझ लेते हैं, फिर वो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है, तो हीट कितनी रिलीव हुई, किलो कैलोरी में इतना या किलो जूल में इतना, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे वीक कौन है, एसिड है। तो देखो जैसे मान लो पानी है, ठीक है, इसमें डाइल्यूट है, पानी भरा हुआ, इसमें अगर मैं मिला रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मेरा मतलब ये है कि वो कंप्लीटली आयनाइज हो सकते हैं, ठीक है। या फिर एक वर्ड यूज किया होगा इसने, वीक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, वो भी कौन से, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है पानी में जाने पे 100% टूटेगा पूरा। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो फॉल्ट है, ठीक है, हाँ मतलब इलेक्ट्रोलाइट तो है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो चीज जो पानी में जाके घुलेगी, अगर पूरी की पूरी टूट जाती है, सारा Na अलग सारा Cl अलग, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं टूटते, जैसे CH3COH एसिटिक एसिड, पानी में डालूंगा तो सारे के सारे CH3COH का H+ और CO अलग नहीं होता, कुछ वैसे ही रह जाते हैं। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल NaCl इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, तो NaCl 100% इसमें टूट जाएगा, एक भी NaCl का ऐसा कंपाउंड नहीं बचेगा पानी में जो ऐसा हो, सबके सब अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं CH3COOH, ये पानी में जाने पे CH3CO- प्लस H+ प्लस CH3COOH, पानी में 3 चीजें दिखेगी तुमको। कुछ CH3COOH ऐसा होगा जो बिल्कुल नहीं टूटेगा, कुछ टूट जाएंगे तो H+ और CH3CO-, 3 टाइप के आयन पानी में मिलेंगे। लेकिन इसके केस में पानी में सिर्फ 2 ही आयन मिलेंगे, समझ में आया। तो इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक क्यों, क्योंकि वो पूरे नहीं टूटे हैं, समझ में आया। तो जैसे ही मैंने ये NaCl का एग्जांपल लेता हूं, जैसे NaCl डाला Na+Cl- अलग होगा, और जो हीट रिलीज हो रही है, समझ गया ना, इसमें बहुत सारी हीट भी रिलीज हो रही होगी, तो वो हीट कितनी होगी, -13.7 किलो कैलोरी। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने क्या डाला इसमें, CH3COH,
जब इसमें मैंने CH3COH डाला तो कुछ CH3COH ऐसा कैसे ही रह गया, कुछ H प्लस में कन्वर्ट हुआ और CH3CO माइनस में। तो जो नहीं टूटा उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन जो टूटे हैं ये, इनसे जो हीट रिलीज हो रही है ना, ये हीट थोड़ी बहुत यूज हो जाती है इसको और तोड़ने में। समझ में आया कि इसमें जो पार्ट बचा था जो नहीं टूटा था उसको तोड़ने के लिए थोड़ी और एनर्जी चाहिए, तो इनसे जो हीट रिलीज हुई वो इसमें यूज हो गई। तो फाइनली जो मेरे को हीट नेट दिखेगी वो कम दिखेगी ना 13.7 से। एक भी अगर वीक आ गया, चाहे वो एसिड का हो चाहे बेस का हो, एक भी अगर वीक आया तो उसको तोड़ने में हीट लगेगी। आया कुछ समझ में? ये भी कर लिया है मैंने। एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस डालूंगा, रिएक्ट करेंगे तो जो हीट निकली वो कितनी, -13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, स्ट्रॉन्ग बेस डाला, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा टूट गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस पूरा नहीं टूटा ना अभी, उसके कुछ पार्टिकल वैसे के वैसे ही हैं। तो वो जो कुछ पार्टिकल वैसे के वैसे ही हैं उनको तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से एनर्जी निकली वो उसमें यूज होगी, तो -13.7 से कुछ उसमें यूज हो जाएगी। ठीक है, तो उससे कम ही आएगी फाइनल एनर्जी। आया समझ में? तो इसीलिए मैक्सिमम कितनी आ सकती है, -13.7। एक भी अगर वीक है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी वो स्ट्रॉन्ग वाले की जो एनर्जी वो यूज होगी, तो नेट कम ही आती है। तो वही लिखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो इतनी टोटल, अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो स्ट्रॉन्ग बेस से जो एनर्जी निकली थी वो एनर्जी थोड़ी बहुत काई में यूज होगी इसको आयनाइज करवाने में, तो ये निकलेगी कहीं से, इससे। समझ में आया ना? और ये एनर्जी यूज काई में होगी, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड में। वीक एसिड को तोड़ने में ये चीज यूज होगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, कम होगी, तो नेट जो दिखेगा मेरे को इससे कम ही दिखेगा। समझ में आया? सेम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की ये होगी एनर्जी, वीक बेस को तोड़ने में ये एनर्जी थोड़ी बहुत तो यूज हो जाएगी ना, और तो आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस। दोनों ही वीक है तो दोनों ने पहले तो कम ही एनर्जी रिलीज की, मतलब जो भी की इतनी की होगी। ठीक है, फाइनल एनर्जी इतनी। अब वो एनर्जी इन दोनों को तोड़ने में यूज हो जाएगी ना, तो इसकी सबसे कम एनर्जी आएगी क्योंकि सबसे ज्यादा यूज हो रही है इसमें। ठीक है, तो अगर ऑर्डर पूछता है सबसे ज्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसकी होती है, एक्सेप्शन HF, उसकी तो सबसे ज्यादा है, बात ही खत्म। तो सबसे ज्यादा ΔH न्यूट्रलाइजेशन का है ना, मैंने सब में NN लिखा है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन HF की सबसे ज्यादा। फिर सबसे ज्यादा किसकी दिखेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे वीक किसकी, वीक एसिड वीक बेस। उसके बीच में इन दोनों की कुछ भी हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि तुम एग्जाम्पल क्या ले रहे हो, एसिड का क्या एग्जाम्पल है, बेस का क्या है, कौन सा एग्जाम्पल है। तो ये दोनों यहाँ ये तो ये ऑर्डर है, कभी पूछता है तो HF की सबसे ज्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फिर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो, फिर एक भी वीक आ गया तो वो दोनों साथ में ही है, और दोनों वीक आ गए तो सबसे कम। क्लियर है? अब यही पॉइंट मैं पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, इफ वन ऑफ द एसिड या बेस और बोथ आर वीक, ठीक है, एक या दोनों वीक हो, देन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन दिस। साइन इग्नोर करना है। ठीक है, लेस देन दिस मतलब 10 9, तो ऐसे देखोगे तो -10 -9 बड़ा है, लेकिन विदाउट साइन देखोगे तो कम है। ठीक है, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द हीट रिलीज्ड, अब समझना, सम पार्ट ऑफ द हीट रिलीज्ड ये इन न्यूट्रलाइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड टू डिसोसिएट द वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली। वीक को तोड़ने में वो एनर्जी यूज हो जाएगी। अब समझ में आया पॉइंट? ठीक है, चलो अब इसी की अलग अलग डेफिनेशन अगर पूछ ले कि व्हाट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और 4 डेफिनेशन दे दी, तो तुमको एक तो ये पता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वाली डेफिनेशन है। नई डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीव्ड इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। वाटर कितना बनेगा, 1 मोल। व्हेन एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, तो पता है वो इसको कैसे लिख के देगा तुमको, एसिड से हमेशा H+ आता है, बेस से क्या आता है OH-, इससे बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर H और OH से बन रहा है ना, तो H2। ऐसी भी अगर लिख के आती है रिएक्शन तो वो क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एक लिखने का तरीका तो ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड से सिर्फ H+ भी लिख सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस से सिर्फ OH- भी लिख सकता है, और ये HOH को वाटर के फॉर्म में उधर लिखेगा। तो ये डेफिनेशन भी सही है कि 1 मोल बनाने में, क्योंकि जितने इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं उतने इक्विवेलेंट बनते भी हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीव्ड ये फॉर्मेशन कहीं का, 1 मोल किसका, वाटर, व्हेन एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। तो ये एसिड है, एसिड का H है, ये बेस का OH है,
और ये वाटर ही है, तो इस फॉर्म में भी डेफिनेशन दे तो सही है, ठीक है। अगली डेफिनेशन सेम चीज है, बस एलाबोरेट करके लिख दिया है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस 1 मोल ऑफ H प्लस, ठीक है, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ OH माइनस टू गिव राइज टू अनडिसोसिएटेड वाटर। अनडिसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ H2O कंबाइंड फॉर्म में। तो 1 मोल ऑफ ये प्लस 1 मोल ऑफ ये दैट विल गिव अनडिसोसिएटेड वाटर। ऐसे भी डेफिनेशन आया तो वो भी सही है, समझ गए, ठीक है। H प्लस एसिड OH माइनस बेस दैट विल गिव वाटर प्लस ये, यहाँ अगर डायरेक्ट प्लस करके लिखता है तो एक्सोथर्मिक होता है ना। इसका मतलब क्या है, डेल H माइनस 13.7 किलो कैलोरी है माइनस 57.2 किलो जूल, और 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल, तो कन्वर्ट तुम कर सकते हो। मैक्सिमम इतनी हीट रिलीज हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। समझ में आया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसके बाद अपन सारी हीट छोटी छोटी बची हैं, सॉल्यूशन, एटमाइजेशन, ये वो बहुत सारी, आयनाइजेशन, वो सबकी सिर्फ डेफिनेशन है एक एक लाइन की, वो लिख के एक बोर्ड पे अगली सारी खत्म करते हैं। उसके बाद एक और मेन बचेगी बॉन्ड एनर्जी वाला, बॉन्ड एंथैल्पी, वो पढ़ना है, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी है बेटा। अभी तक अपन ने जो हीट्स पढ़ी हो मतलब इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लिए। अब ये जो लिखे हुए हैं ना मैंने, इनके सिर्फ डेफिनेशन ध्यान में रखना है, कोई क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं आता। बस क्वेश्चन में कभी नाम यूज होता है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ जो भी एटमाइजेशन, तो उससे तुमको बस एक आइडिया होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, या फिर डेफिनेशन पूछ ले कभी, बहुत रेयर चांस है, बट जो गिवन है एक बार पढ़ तो लेते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में हर जगह 1 मोल यूज होगा, जो भी उनका नाम हो उसके हिसाब से 1 मोल, ठीक है। तो अब पूरा प्रॉपर पढ़ते जाते हैं। पहला क्या लिखा अपन ने, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब वर्ड में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है। जब ऑर्गेनिक तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन दे सकते हैं दोनों को, डबल बॉन्ड को तोड़ के दे सकते हैं, सिंगल बॉन्ड को भी तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन बस याद रखना अनसैचुरेटेड है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड से काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, हाइड्रोजन ऐड करवा के, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए, ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होना चाहिए। जैसे सैचुरेटेड ही बनेगा मेरा कंपाउंड, ऐसा नहीं है कि ट्रिपल से मैंने डबल किया तो इसको मैं हाइड्रोजनेशन बोलूँगा, नहीं, पूरा सिंगल बॉन्ड तक जाना चाहिए, ठीक है। तभी वो हीट जो रिलीज होगी उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 1 मोल अनसैचुरेटेड, सब में 1 मोल ही आएगा, ठीक है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, तो फाइनली वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट होना चाहिए। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो वहां पे ऐसे लिख के नहीं देगा, वो ऐसा लिखेगा C2H2, तो तुमको समझ जाना है कि क्या है ये एसिटिलीन। इसका हाइड्रोजनेशन करूंगा, देखो 2 H2 है, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा है और एक ऐसा, तो ये बॉन्ड तोड़ के इस बॉन्ड को तोड़ के एक इनको दे सकता हूँ, ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ के ये उन दोनों को दे दूंगा, तो अब एक सिंगल बॉन्ड बचेगा ना इनके बीच में। C2H6 मतलब क्या हुआ, C2 ये H6 हो गए, समझ में आया। तो एक सिंगल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड से काय में कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड, तो उसके लिए मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल सकता हूँ। इसके लिए बोल सकता हूँ क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी अनसैचुरेटेड है और इसमें मैंने हाइड्रोजन तो ऐड किया है लेकिन एक ही है ना, तो एक ही बॉन्ड टूटेगा, बस 2 बॉन्ड फिर भी रह जाएंगे। तो C2H4 का मतलब क्या होता है, ये हुआ ना C2 1 2 3 4 H है, तो अभी भी अनसैचुरेटेड ही है ना। तो अपनी डेफिनेशन क्या है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेट में कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, उसमें डबल होने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो ये अभी भी क्या है, अनसैचुरेटेड, तो इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं लिखते हैं, समझ में आया ना। अनसैचुरेटेड डबल हो तो डबल को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, ट्रिपल होगा तो ट्रिपल को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रिपल को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए 2 हाइड्रोजन तो लगेंगे, डबल को कन्वर्ट करने के लिए एक ही लगेगा, ठीक है, मतलब एक सिंगल स्टेप का होगा तो, ठीक है, मतलब सारे बॉन्ड कैसे हो जाने चाहिए, सैचुरेटेड। तो इसमें जो हीट निकलती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, बट डेफिनेशन क्लियर रहा है बस, ठीक है। और कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, जो एंडो वाली है वही याद रख लेंगे, बाकी सारी क्या है, एक्सो। जैसे एटमाइजेशन भी एंडो में आ गई, ठीक है। हीट ऑफ एटमाइजेशन ये क्या होता है, पढ़ो देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इनटू गैसियस एटम।
जैसे नाम ही है ना, इसका नाम क्या है, एटमाइजेशन, मतलब क्या हो रहा है, एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो मॉलिक्यूल से काय में कन्वर्ट हो रहा है, एटम में। और क्या, 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल, समझ में आया। ये एंडोथर्मिक 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल, वो जी लिख के देगा। गैसियस मॉलिक्यूल से काय में कन्वर्ट होगा, गैसियस एटम में। तो गैसियस एटम में तो दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं, एटम है हाइड्रोजन का HH, लेकिन 1 मोल से होने चाहिए ना, यहाँ पे 1 मोल से हो रहा है, यहाँ हाफ मोल से हो रहा है। तो फर्स्ट वाले के लिए नहीं लिखूंगा, सेकंड वाले के लिए लिखूंगा, क्योंकि सेकंड वाले में लिखा ना आगे 1 और यहाँ पे कितना है, हाफ। तो अपनी डेफिनेशन क्या बोलती है, 1 मोल मॉलिक्यूल से एटम्स में कन्वर्ट होना चाहिए, गैसियस एटम में, तब जाके 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल से गैसियस एटम। किसमें बनने से कोई मतलब नहीं है, बनेंगे सारे एटम, ये ध्यान रखना है। अब वो एटम कितने भी बने, 1 बने 2 बने, बस एटमिक फॉर्म में होने चाहिए। हाँ, 1 मोल से होने चाहिए और एटमिक फॉर्म में होने चाहिए। अब वो 1 मोल एटम बने, 2 मोल बने, कितने भी बने, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लग कितने रहे, 1 मोल। ठीक है, समझ में आया ना सबको क्या है। एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेट हो रहा होगा, उसमें जो हीट रिलीव हो रही है वो। एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो प्रेसिपिटेट कितना होना चाहिए, 1 मोल प्रेसिपिटेट, बस खत्म, समझ गए। हीट ऑफ एटमाइजेशन, एटम में बनना कितने से, 1 मोल से। कितने बन रहे हैं वो चलेगा, लेकिन कितने से बन रहा है, 1 मोल से। प्रेसिपिटेट में 1 मोल प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, 1 मोल ऑफ ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट मतलब जो पीपीटी नीचे जमता है। जैसे मान लो कोई चीज है, मैंने कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, उसमें मैंने कोई पाउडर मिलाया या फिर कोई भी चीज मिलाई, ठीक है, वो सॉल्यूशन से रिएक्ट करके नीचे जम जाएगा। हाँ, जो नीचे परत से जम जाती है, या फिर वो देखा होगा ना, पानी बॉईल करते हैं गर्मी में, तो छोटे छोटे क्रिस्टल वाइट आ जाते हैं, है ना। बहुत देर तक पानी गर्म करके उसको रख दो, छोड़ दो, तो नीचे वो वाइट क्रिस्टल जैसे दाने दाने जैसे जमा हो जाते हैं इकट्ठे। और समझ गए ना वो चीज़, तो वो क्या है, पीपीटी है। पानी में नहीं दिख रहे थे ना मुझे, लेकिन जब पानी को गर्म किया, रिएक्शन हुई होगी उसके अंदर, जो भी मुझे नहीं दिख रहे उनकी, और बाद में वो पीपीटी के फॉर्म में नीचे इकट्ठे हो गए। तो जो नीचे इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट या पीपीटी शॉर्ट में। ठीक है, तो 1 मोल पीपीटी बनना, उसमें जितनी हीट निकलती है, एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेट। तो नाम से कंफ्यूजन नहीं होना। एक रिएक्शन एग्जांपल के फॉर्म में BaCl2 NaSO4, तो यहाँ से B और यहाँ से NaSO4, तो BaSO4 का पीपीटी बनेगा। अपन ने अभी तक बहुत बार AgCl का पीपीटी देखा है एग्जांपल्स में। तो 1 मोल AgCl का पीपीटी बने तो हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन या एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब फेज चेंज। ठीक है, अच्छा फेज चेंज नहीं, सॉरी, ट्रांजिशन मतलब उसी का दूसरा फॉर्म। फेज चेंज अलग है, ट्रांजिशन अलग है। ट्रांजिशन मतलब ये ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट होना। तो इसमें जो हीट लग रही है वो काय में आता है तुम्हारा, ट्रांजिशन में। कितनी लग रही है वो याद नहीं करना है, बस पता होना चाहिए कि अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होने में जो हीट लग रही है वो क्या है, ये। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ 1 एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज टू अनदर, एक से दूसरे में ये चेंज होगा, तो ये क्लियर है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस बनना, अब देखते हैं कैसे बन रहे हैं। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड आयंस इज ऑब्टेन्ड, कितना, 1 मोल हाइड्रेटेड आयंस बन रहे हैं फ्रॉम एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। 1 मोल बन रहे हैं ऑब्टेन्ड कहीं से, स्टैंडर्ड स्टेट से। तो हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट गैसियस होती है, ठीक है, उससे वो कहीं में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मोल हाइड्रेटेड आयंस। हाइड्रेटेड मतलब एक्वस, तो गैसियस से कहीं में कन्वर्ट हो रहा है एक्वस में, और ये इसका ओरिजिनल, और ये आयन है। ठीक है, तो इसमें जो हीट रिलीव होती है वो क्या होती है, हमेशा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। लेकिन हाइड्रोजन के केस में वो एंथैल्पी 0 होती है, याद रखोगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इसकी 0 होती है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ हीट रिलीव रहेगी, ये याद रखना। हाइड्रोजन के केस में लिखा था ना H+ का, कि H+ एक्वस में क्या होता है, 0 लिखा था अपन ने। ठीक है, तो H+ का 0 होता है, याद रखना। बाकी कोई भी एग्जाम्पल का लिखूंगा तो उसकी लिखी जाएगी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कुछ नहीं है, सॉल्यूशन बन रहा होगा और क्या। व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, 1 मोल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलूंगा तो जो हीट रिलीव होती है वो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो 1 मोल सॉल्यूट को 1 मोल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलने पे हीट जो रिलीफ, तो 1 मोल सॉल्यूट को सॉल्वेंट कितना भी उसका फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूट जो घोल रहा हूँ वो 1 मोल होना चाहिए।
तो 1 मोल सॉल्यूट को कितने में भी घोलूं और जो सॉल्यूशन बनेगा वो 10 वाटर थे तो 10 वाटर के साथ बन जाएगा, एक्वस था तो एक्वस के साथ, मतलब ऐसे अलग अलग 10, 20, 100, 500 कुछ भी ले सकता है यहाँ पे, है ना, मतलब वाटर है ना कितना भी ले सकता है, और उसमें 1 मोल सॉल्यूट घोलना, तो जो हीट रिलीज वो ये भी क्या है, एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है किस चीज को घोल रहा हूँ, किस में घोल रहा हूँ। इट्स कहाँ है, फॉर्मेशन ऑफ आयन्स, ये भी एक्सो होगा, एक्सो, ये सारी एक्सो होती है, कुछ ही है जो एंडो है, जैसे ये एक्सो एंडो दोनों में आ गई, एटमाइजेशन, ट्रांजिशन, आधे अधूरा कुछ भी है। चलो इधर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी ऐड करना, ठीक है। अब पानी देखो, पहले हो सकता है उस मॉलिक्यूल के पास बिल्कुल भी पानी नहीं हो, उसमें भी ऐड कर सकता हूँ, या फिर हो सकता है पहले से उसके पास कुछ थोड़ा बहुत पानी हो, उसमें और ज्यादा ऐड करना, तो दोनों टाइप के हो सकते हैं। पहले कुछ भी नहीं था, CuSO4 के पास सॉलिड है ओनली, उसमें 5 वाटर ऐड किया तो CuSO4.5H2O हुआ, तो कुछ भी नहीं, मैं थोड़ा पानी ऐड किया, उसको भी हाइड्रेशन बोलूंगा। पहले से कुछ पानी है थोड़ा बहुत 5, उसमें और ज्यादा पानी ऐड किया, तो ये प्लस ये हो जाएगा, तो ये 800, समझ गए। तो पहले कुछ भी नहीं, उसमें थोड़ा पानी ऐड करना है, पहले से कुछ है उसमें और ज्यादा ऐड करना, तो दोनों का में आ जाता है तुम्हारा हाइड्रेशन में, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बढ़ाना उसके, ठीक है। ये भी एक्सोथर्मिक है। हीट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब क्या है, कंफर्म है कि वो पहले से डाइल्यूटेड है, उसको और ज्यादा डाइल्यूट करना, पहले से उसके पास पानी है या पानी में ही है, उसको और ज्यादा डाइल्यूट करना, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इफ डिवॉल्व फ्रॉम 1 कॉन्सेंट्रेशन टू अनदर, HCl पहले 10 वाटर के साथ था, उसमें जब और वाटर ऐड करूंगा तो वो अब 25 में हो गया, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया ना, ये पहले C1 कॉन्सेंट्रेशन पे होगा, बाद में C2 पे हो गया, सेम ही है ना। हाँ मतलब ये भी तुम इसमें लिख सकते हो कि डाइल्यूशन में ही हो गया, मतलब अलग अलग फॉर्म में सब कुछ सेम, कुछ ये भी सॉल्यूशन सेम ही दिख रहा है, ठीक है। तो सब है कहीं ना कहीं ले दे के वही है, बस डेफिनेशन के हिसाब से आया तो ध्यान रखना है, ठीक है। फेज चेंज सारे इधर यार देख लो, 3 फेज चेंज होते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से डायरेक्ट है, तो सॉलिड से लिक्विड को फ्यूजन, लिक्विड से इसको इवेपोरेशन, सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन। इनमें जो हीट ये होती है वो एंडोथर्मिक होती है, समझ गए। तो एटमाइजेशन एक तो एंडो है, ट्रांजिशन एंडो है, फेज चेंज एंडो है ना, ये 3 एंडो है, और ये सॉल्यूशन की एक्सो एंडो दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है, कोई पूछ भी नहीं रहा तुमसे एंडो है कि एक्सो है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्सो होती है, याद रखना, ठीक है, मोस्ट ऑफ द हीट एक्सोथर्मी की होती है, ठीक, रिएक्शन की। कुछ कुछ एंडो वाली वो अलग से लिख लेना है तो तुम लोग पॉइंट बना के कि एटमाइजेशन, ट्रांजिशन, फेज चेंज, ये सब क्या है, एंडोथर्मिक वाली है। क्लियर है सभी को? बाकी ये ऊपर वाले तो सब एक्सो है, ये भी एक्सो है, ये एंडो एक्सो दोनों हो सकती है, लिख लोगे अलग से, ठीक है। अब ये तो हो गया सिर्फ डेफिनेशन वाला पार्ट, कोई काम का नहीं, इतना यूजलेस है। इसके बाद जो पढ़ना है अपने को वो मेन है, क्या पढ़ना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड एंथैल्पी, वो लास्ट बचा है, वो पढ़ के फिर कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बच गए, चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो कल अपन ने बहुत सारी अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पीज पढ़ ली थी, ठीक है, उनके टर्म्स देखने तो उनसे कोई अलग से क्वेश्चन आते नहीं है, बस ये है कि जब क्वेश्चन वो देगा ना तो क्वेश्चन में अलग अलग टर्म्स यूज करेगा कि एटमाइजेशन की दी है या फिर जो भी अपन ने कल अलग अलग पढ़ी थी, सॉल्यूशन की दी है, आयनाइजेशन की दी है, बस टर्म्स यूज करेगा, उनसे काम कुछ नहीं, अपने को बस वैल्यूज निकालनी है, जो वैल्यू दी है वो रखनी है। और हर जगह 1 मोल था, या तो रिएक्टेंट में 1 मोल यूज हो रहा होगा या प्रोडक्ट में 1 मोल बन रहा होगा, ठीक है, इतना ही था। अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी थी, 4 थी। एंथैल्पी, अच्छा ये सब किस कैटेगरी के अंदर आ रही थी, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और अब पढ़ेंगे चौथी इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी ऑफ जो बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो बस ऐसा डेफिनेशन या नाम के लिए था, ठीक है, कि नहीं लिखवाता तो तुम बोलते कि सर ने तो छोड़ दी, पढ़ाई नहीं, ठीक है, तो मैंने लिखवा दी सारी। चलो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी 2 टर्म है, दोनों अलग अलग है, याद रखना। एक है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब टोटल बॉन्ड, याद रखना, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब सिंगल बॉन्ड, ऐसा याद रख लो, ज्यादा बेटर है। जो भी एक गिवन बॉन्ड है, जैसे मान लो एक कोई स्ट्रक्चर है उसमें 5 बॉन्ड बने,
तो एक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएट करने की एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, पांचों के पांचों बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो टोटल अगर सारे बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में अगर एनर्जी जो लग रही है कैलकुलेट करता हूं उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन मान लो अगर कोई एटम है, मतलब कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास टोटल में ही एक बॉन्ड है, जैसे H2, समझ गया? एक ही बॉन्ड है H और H के बीच में, और कोई बॉन्ड है नहीं इस मॉलिक्यूल के पास, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी एक ही बात होगी ना, टोटल भी उतना ही है और सिंगल का भी उतना ही है। समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल ये H2 है, H2 कोई मॉलिक्यूल है, ये ऐसा होगा। ठीक है, इसके इस एक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कोई कंपाउंड है पूरा, बहुत बड़ा कंपाउंड, अब वो बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, उसके टोटल जितने भी बॉन्ड है उनको तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो क्या है? बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे भी अगर मैं H2 का एग्जांपल लूं, हाइड्रोजन का, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी और बॉन्ड एनर्जी एक ही बात हो जाएगी ना, क्योंकि टोटल में भी एक बॉन्ड है और ऐसे देखूंगा तो एक बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए अगर बात करूं वाटर के लिए, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है इसको क्या बोलूंगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नंबर 1। फिर इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नंबर 2। ठीक है, और टोटल दोनों को BDE1 प्लस BDE2 क्या होगा? बाय 2, मतलब इनका एवरेज लेते हैं, है ना, ये प्लस ये का एवरेज, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? तो अपने को क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना होता है और देगा क्या? वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे के रखेगा हर एक बॉन्ड की। ठीक है, तो ये गिवन होगा क्वेश्चंस के लिए और ये कैलकुलेट करना होगा, बस ये दो टर्म्स है। ठीक, देखो, द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द गिवन बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड को लिए, तो H अलग H अलग, तो ये वही हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इस रिएक्शन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी हीट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी द एवरेज ऑफ एंथैल्पीज, सभी एंथैल्पीज मतलब सभी का क्या है? एवरेज। एवरेज, अच्छा एवरेज निकालते आता है ना, जितनी टर्म्स होगी उससे डिवाइड करते हैं, 2 था तो 2 से डिवाइड, 3 बॉन्ड होते हैं तो 3 से डिवाइड, 4 होते हैं तो 4 से डिवाइड। ठीक है, द एवरेज ऑफ एंथैल्पीज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इनटू फ्री एटम्स इनटू गैसियस स्टेट, फ्री एटम्स में वो भी कहीं में? गैसियस में। तो जो एनर्जी रिलीफ होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी, एवरेज सबको मिला के। जैसे वाटर है, तो वाटर में पहला बॉन्ड तोड़ूंगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नंबर 1 डेल H1, तो अब एक H अलग हो गया और OH फिर भी बचा, उस OH का बॉन्ड वापस तोड़ूंगा तो O अलग हो जाएगा और H अलग, सारे एटम अलग हो गए। ठीक है, तो ये 2, तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो बॉन्ड एनर्जी है। और एक चीज याद रखना, बॉन्ड एनर्जी 1 इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी 2। भले ही यहाँ पे O और H, OH का बॉन्ड है, ये भी कौन सा बॉन्ड है? OH का, तो दोनों मुझे दिख तो ऐसा रहा ना कि सेम बॉन्ड है तो सेम एनर्जी लगनी चाहिए तोड़ने के लिए, लेकिन सेम एनर्जी कभी नहीं लगती। इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही होगी उससे थोड़ी ज्यादा ही इस बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी। उसको ऐसे समझो, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर है, तो मैंने 2 हाइड्रोजन को ऐसे पकड़ रखा है। अगर कोई ये वाला हाइड्रोजन मुझसे तोड़वा के लेके चले गया, ठीक है, कि ये गया, तो अब मैं इस हाइड्रोजन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ूंगा ना पूरी एनर्जी से, तो अब कोई चाहेगा कि ये हाइड्रोजन मुझसे लेके जाना है तो ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अलग अलग ही तोड़ रहे हैं, पहले ये बॉन्ड टूटेगा फिर ये, दोनों एक साथ में, ऐसा मेरे को नहीं पता। ठीक है, बट अगर पूछता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 और 2 के लिए सेम एनर्जी लगती है क्या, तो नहीं, दोनों के लिए अलग अलग लगती है। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट लिख लेना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2, ये लिख लेना ताकि कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो ध्यान रहे। ठीक है, बाकी ऐसे दिमाग से तो अपन बहुत सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अपना जो भी बर्थ ईयर होता है ना, मतलब बर्थ डेट, बर्थ ईयर जो भी है ऐसा, वो हमेशा गलत ही होता है। मतलब देखो, बर्थ कब बोलते हैं? जब अपन लाइफ में आते हैं, ये तो इन जनरल बता रहा हूँ मैं, ये कर रहा था कल से हाँ,
रियल जो नहीं, आप कहना चाह रहे हो वो मैं समझ गया हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब अपन पैदा होते हैं, ठीक है, मतलब मदर की बॉडी के बाहर आते हैं, तब अपन काउंट करते हैं कि ये डेट ये टाइम पे अपना बर्थ हुआ है। लेकिन बर्थ तब थोड़ी ना होता है, बर्थ तो बहुत पहले से हो जाता है, जिंदा ही रहता है ना अंदर, ऐसा। तो बर्थ तब काउंट होगा जिस दिन से तुम्हारे अंदर लाइफ आई है पहले से, मतलब वो 9 और उसके इंडिपेंडेंट नहीं हुए ना, इसलिए ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ तो है ना, वो तो मम्मी के अंदर है। अरे तो 2 लाइफ तो है ना, अगर miscarriage हो गया तो वो ठीक है, फिर वो अलग है कि मर जाएगा, लेकिन 2 लाइफ तो है ना। और मिसकैरेज वाली चीज ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके 1 साल तक अगर बच्चा जी गया तो उसके ज्यादा चांस होते हैं कि वो लाइफ टाइम जिएगा। तो फिर miscarriage 1 साल तक चांस रहते हैं कि बच्चा मर सकता है किसी भी रीजन से। बच्चे का death certificate भी होना चाहिए। अरे बट ये तो ऐसा है कि अब सोसाइटी नहीं मानती है, लेकिन ये रियलिटी है ऐसा कि अगर तुमको कोई भी चीज एग्जैक्ट कैलकुलेट करनी हो ना, तो वो तब से देखी जाती है कि जब तुम्हारे अंदर लाइफ आई थी, उस टाइम क्या सर्कमस्टेंसेस थे एनवायरनमेंट के, ऐसा। तो अगर तो embryonic phase में हाँ, तो वगैरह में तो जब बात होता है उसके बाद अरे ये इसका मतलब मैं उस टर्म्स में बोल रहा हूँ तुमको, जैसे एस्ट्रोलॉजी का टर्म्स होता है ना, कि अपना ह्यूमन ब्लड में जितना परसेंट NaCl है उतने समुद्र में भी होता है। समुद्र में जो NaCl का परसेंटेज है थोड़ा, वही अपने ब्लड के अंदर भी होता है अमाउंट NaCl का। एग्जैक्ट नहीं होगा तो थोड़ा राउंड फिगर में आसपास ही रहता है, 0.91% सलाइन जो लगता है, ठीक है, तो वो सेम ही होता है। तो जब मून, फुल मून, हाफ मून ये होता रहता है, तो हाई टाइड्स लो टाइड्स आती है ना, मतलब ज़्यादा ऊपर लहरें उठती है, कम उठती है, ऐसा। तो अगर मून क्या बोलते हैं, समुद्र के पानी को खींच सकता है, और वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन अपने ब्लड में भी है, तो अपने को भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, सेम चीज़ें। तो उसी से रिलेटेड ये है कि अगर अपने को अभी फर्क पड़ेगा तो कोई से भी साइज के हो, छोटा हो, बड़ा हो, इंसान, बूढ़ा हो, सबको फर्क पड़ेगा। तो जब बच्चे के अंदर लाइफ पहली बार आई होगी तब से फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया होगा। embryonic phase में कौन सा टाइम है जब पहली बार आई? अब ये मुझे नहीं पता, ये क्योंकि किसी को भी नहीं पता, ये बस पता है लेकिन आ जाती है। रिसर्च चल रही है। ये 3rd के आसपास होता है, 3rd 4th, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ, जब मतलब एक महीने का होता है तब उसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। एक में हार्ट बीट नहीं मैंने बताया है। हार्ट बन जाता है। बनता है हार्ट बीट। इसका भी तो बताया था तुमने। चलो इधर पढ़ो, ठीक है, बट थोड़ा बहुत जिनको समझ में आ गया होगा ऐसा जो बोल रहा था मैं, ठीक है, गुड। नहीं नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था वही समझाना चाह रहा था, लेकिन शायद समझा नहीं पाया ढंग से। हाँ, वहाँ पे आके बोल रहे, सीधा सीधा बोलते तो सीधा सीधा बोल दूंगा तो तुम लोग मानोगे नहीं ना। मैं भी नहीं मानता। हाँ, ये देखो, ठीक है, आपका कहना चाहिए। चलो सभी इधर। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? एक मोल कोई भी सब्सटेंस 1 मोल टूट के उनके गैसियस स्टेट में आ रहा है, सिंगल एटम के फॉर्म में। तो इधर क्या बोलेंगे, एटम में आ रहा है, और इधर टूटेगा कितना, 1 मोल, ठीक है। तो हाइड्रोजन वाले केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तीनों सेम है ना। एक कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसका 1 मोल उसके गैसियस एटम में टूट रहा है, यही है। तो ये क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और यही क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और यही क्या है, बॉन्ड एनर्जी भी है। तो इसके केस में तीनों चीजें सेम हो जाएगी ना, समझ में आना है कि इस केस में एटमाइजेशन की एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी तीनों ही सेम हो जाएगी, ठीक है। ये वाटर वाले केस में एटमाइजेशन की सेम होगी क्या? इस केस में अगर बोलूं तो पहले वाले में नहीं होगी, ठीक है। मतलब बॉन्ड एनर्जी अलग है और एटमाइजेशन की अलग जाएगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, डिफरेंट है जो भी है। अब ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, हीट ऑफ रिएक्शन इसको कुछ देगा वो, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं ये तुमको पता होना है। वो गिवन देगा तुमको क्वेश्चन में, CH के बॉन्ड की एनर्जी दे देगा, HH के बॉन्ड की एनर्जी दे देगा, समझ गए? CH के बॉन्ड की कुछ एनर्जी दे देगा, HH के बॉन्ड की कुछ एनर्जी दे देगा, और फिर पूछेगा तुमसे कि इस रिएक्शन में नेट एनर्जी का चेंज या एंथैल्पी का चेंज कितना हुआ। तो जब भी बॉन्ड एनर्जी का चेंज निकालते तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते पहले, तो ये चीज याद रखोगे, ठीक है। फिर कितने रिएक्टेंट में है और कितने प्रोडक्ट में है ये देखना है मुझे। इसने ये 2 चीज गिवन है, ठीक है। अब देखना यार, CH के कितने बॉन्ड है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4, 1 2 3 4 CH के बॉन्ड है, ठीक है। तो CH के बॉन्ड कितने हुए, 4 ×
ये सीसी के कितने बॉन्ड है, सीसी का एनर्जी भी देगा वो ना इसकी, ये देखे रखेगा, एक है तो प्लस एक सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड, एक एच एच भी है ना, एच एच कितने एक है तो प्लस वन एच एच का बॉन्ड, ये रिएक्टेंट हो गया पूरा। इसमें यही करते हैं ना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए बोला था शुरू से मैंने कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, तो रिएक्टेंट में कितनी टोटल बॉन्ड एनर्जी, वो तुमको इस फॉर्म में लिख के नहीं देगा, वो तुमको इस फॉर्म में लिख के देगा, समझ गए? नहीं हाँ, ये मत करना है कि सीसी का सिंगल वाले सी को दो में जोड़ दिया, वो सीधा तुमको इसकी एनर्जी दे के रखेगा। सी ट्रिपल होगा तो सी ट्रिपल की एनर्जी देगा, डबल होगा तो डबल की देगा, सिंगल होगा तो सिंगल की एनर्जी दे के रखेगा, ठीक है। वो ये नहीं करना कि सिंगल वाले मतलब ऐसे कुछ अलग दिख रही हो एनर्जी तो डबल कर दिया, जो दिया है वो उसको वैसा वैसे रख दोगे बस, ठीक है। बस इसको इस फॉर्म में डिकोड करके तुम लोग लिखोगे पहले, उसके बाद क्या करोगे, रिएक्टेंट में जितने टोटल बॉन्ड है ये सारे, इन सब की टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये सब गिवन होगा, सी एच की, सी सी की, एच एच की, मल्टीप्लाई कर देना जितने से भी है, माइनस प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, सी एच के एक दो तीन चार पाँच छः, समझ गए? तो 6 इंटू क्या है सी एच, प्लस सी सी के कितने बॉन्ड है, एक है ना, तो एक बॉन्ड इंटू सी सी, समझ गए? तो सी एच की एनर्जी वो देके रखेगा, सी सी की भी देके रखेगा ना। इसके साथ एक और कौन सी एनर्जी देगा, सी सिंगल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या होगा गिवन है, ये सब देके रखेगा और पूछेगा इस रिएक्शन की बॉन्ड एनर्जी चेंज या एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये सब निकाल के बताओ। निकाल लोगे कैसे, कोई सा भी क्वेश्चन दूंगा तो यही करना है, रिएक्टेंट में जितने बॉन्ड है माइनस प्रोडक्ट के जितने बॉन्ड है, ठीक है। ये वही इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अगर वही इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन देता है ना, तो फॉर्मेशन के केस में क्या करते हैं अपन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, कि प्रोडक्ट के जो भी फॉर्मेशन की एनर्जी है इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और इसमें ये है, ठीक है। अब एक फाइनल कंक्लूजन अपन लिखते हैं कि किसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्या था, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स से लेके अभी तक का सब में, ठीक है। इतना नोट कर लिया, करो ना तो चलो सभी इधर है ना। देखो सारे हीट ऑफ रिएक्शन अपन ने पढ़ लिए फाइनली, ठीक है, जितनी याद करिए याद रखो, लेकिन कंक्लूजन क्या याद रखना है, अब ये याद रखना, इतना ही है तुम्हारा थर्मोकेमिस्ट्री का कंक्लूजन, जो ये लिखा है ना बस, ठीक है। 3 चीजें अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। देखो टोटल इंटरनल एनर्जी के चेंज का तो कहीं भी वो कैलकुलेटेड नहीं था कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, 3 चीजों का प्रोडक्ट रिएक्टेंट अपन ने देखा था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, एक एंथैल्पी डेल एच, एक एंट्रोपी डेल एफ और एक गिब्स का डेल जी, यही 3 देखे थे जिनके अपन चेंज देख रहे थे कि रिएक्शन देगा उनमें डेल जी की वैल्यूज देगा, डेल एफ की देगा या फिर डेल एच की देगा, ठीक है। हाँ, तो इन तीनों में से स्टोइकियोमेट्री किन किन में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो आगे नंबर लिखा रहता है डेल एच में करते हैं और डेल जी में करते हैं। डेल एफ में स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, याद है, डेल एफ में स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, क्वेश्चन किया था अपन ने, ठीक है। और इन दोनों में स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई करते हैं जितने दिए हैं एटम के हिसाब से, ठीक है। अब सेकंड चीज इसमें तुमको देखनी है, एंथैल्पी से ही पूरा अपना थर्मोकेमिस्ट्री आया है, डेल एच मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी वहीं से थर्मोकेमिस्ट्री आया पूरा। तो मोस्टली सारी रिएक्शन में क्या करते हैं अपन, प्रोडक्ट का सम माइनस रिएक्टेंट का सम, ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन में क्या करते हैं, सारे इधर देख लो बेटा, इधर लिखना बंद, मोस्टली सारी रिएक्शन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सब में, ठीक है, एक्सेप्ट 2, अगर तुमको हर एक चीज की हीट ऑफ कंबशन दी हो, ठीक है, हर एक चीज का क्या दिया हो, हीट ऑफ कंबशन, तो उससे अगर तुमको पूछो हीट ऑफ रिएक्शन बताओ या हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, तो तुम क्या करते हो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर कंबशन की दी हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, और एक बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। बस यही 2 ऐसे केसेस हैं, बाकी सब में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। याद रखोगे कि कंबशन वाले, और अभी इनके क्वेश्चन करेंगे तो समझ भी जाओगे तुम लोग, ठीक है, कि सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन और बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट विद स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। इसमें
कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं, लेकिन एंट्रोपी से रिलेटेड दो केस थे। अगर एंट्रोपी मिक्सिंग की हो तो जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ दो, लेकिन अगर एंट्रोपी का चेंज पूछे तो F2 माइनस S1 जो फाइनल की दी और इनिशियल की दी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वही हमेशा के जैसे, ठीक है। लेकिन इसमें स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लिखा है, ठीक है। गिब्स वाले में स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई करते हैं और सेम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। अब एक चीज और थी क्या, डेल एच बहुत सारी चीजों का स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या लेते हैं अपन, जीरो। एंट्रोपी का जीरो नहीं लेते हैं कभी, और गिब्स का भी जीरो लेते हैं, है ना। तो अगर लिखना हो तो कहीं लिख सकते हो कि डेल एच एंड डेल जी फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब समझ गया ना, जैसे H2 गैसियस में, O2 गैसियस में, मरकरी लिक्विड में, कोई भी सॉलिड मतलब सोडियम, इनका क्या लेते हैं, जीरो। सब लिखवा दिए थे मैंने, यहाँ कुछ एग्जांपल लिखवा दिए। तो डेल जी के केस में भी जीरो लेते हैं और डेल एच के केस में भी जीरो लेते हैं, डेल एफ में नहीं लेते कभी, क्योंकि एंट्रोपी किसी भी चीज की जीरो कब होती है, सिर्फ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही होती है कि जब 0 केल्विन का टेम्परेचर आएगा तभी, उसके अलावा कभी भी एंट्रोपी जीरो नहीं होती, ठीक है। तो डेल जी और डेल एच जीरो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, डेल एफ कभी नहीं होता, ठीक है, नेवर डेल एस, नेवर डेल एस। या फिर बोलूं डेल एफ नॉट इक्वल टू जीरो। डेल एफ को जीरो नहीं लेते हो, जो वैल्यू सबकी दे रखेगा, डेल एफ की हर एक की वैल्यू देगा, लेकिन डेल जी और डेल एच में उनकी स्टैंडर्ड की वैल्यूज गायब कर देगा, वो दे के नहीं रखेगा, मतलब समझ जाओगे जीरो होती है। क्लियर है सभी को। अब अपने को कुछ दो लॉस पढ़ने, लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री के, सभी इधर बेटा, आखिरी है चैप्टर का पार्ट, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में दो लॉ हैं, पहला कौन सा, लेवोइफर एंड लैपलेस लॉ। नाम हम याद नहीं रहे तो भी चलेगा, पढ़ चुके हैं अपन लॉ, बस हेडिंग के अंडर पढ़ना है अपने को। ये क्या बोलता है, कोई भी रिएक्शन अगर A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है और उसका डेल एच वन है, तो C प्लस डी से जब B प्लस अगर रिएक्शन को इन्वर्स करूंगा तो सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये लेवोइफर एंड लैपलेस, ये देखो ना, लैपलेस रिप्लेस, ऐसा सेम दिख रहा है ना, तो रिप्लेस हो जाता है सिंबल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल रहता है लेकिन सिंबल चेंज हो जाता है बस। तो न्यूमेरिकली क्या रहते हैं, इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन। फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन मतलब कोई चीज फॉर्म हो रही है और डिकम्पोज मतलब वापिस टूट रही है, तो फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन का सेम रहेगा लेकिन अपोजिट साइन। जैसे C प्लस O से CO2, ये फॉर्मेशन की रिएक्शन है, इसी की डिकम्पोजिशन लिखूं रिवर्स में तो यही आएगी रिएक्शन। तो इसका डेल एच अगर मान लो इतना है तो इसका कितना आएगा, प्लस, सिंबल चेंज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी रहती है। कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन ये है क्या, किसने दिया था, लेवोइफर एंड लैपलेस। तो इसको बोलते क्या है, लेवोइफर एंड लैपलेस लॉ। पढ़ तो लिया है लेकिन पता भी तो होना चाहिए है क्या, तो ये, ठीक है। सेकंड आता है हेफ लॉ। हेफ लॉ क्या बोलता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि A से अगर B बन रहा है, अगर एक स्टेप में बन गया तो उसमें जितनी हीट लग रही है निकल रही है, वो चाहे छोटे छोटे कितने भी टुकड़ों में बने, उन सबकी सम करूंगा तो उतनी ही आएगी। तो वही लिखा है कि अगर C प्लस O2 डायरेक्ट CO2 बनता है और डेल एच निकलती है, या फिर वो छोटी छोटी स्टेप में क्यों ना बने कि C प्लस O2 से पहले CO बने, फिर वापस से O2 से रिएक्ट करके CO2 बने, समझ में आई। तो कितनी भी छोटी छोटी स्टेप में बने तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ठीक है, समझ में आया। डेल एच इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू। इसी का एक और एग्जांपल लेना हो तो ये देखो, A से B बन रहा है, उसकी हीट कितनी है, डायरेक्ट बन रहा है तो डेल एच, लेकिन A से B ऐसे भी तो बन सकता है ना, A से C, C से B, तो इसमें डेल एच वन डेल एच टू, तो ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर, क्योंकि इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये प्लस ये, या फिर उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं कि A से पहले D बनेगा, D से E बनेगा, फिर E से B बनेगा, तो गया तो A से B ना, तो ये डेल एच किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये, तो ये और ये तीनों चीजें बराबर है ना आपस में, तो डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू सेम वैल्यू आएगी, या फिर 3 प्लस 4 प्लस 5 सेम वैल्यू आएगी। अगर इसकी वैल्यू 100 आ रही है डायरेक्ट तो इसकी भी 100 आएगी और इसकी भी 100 ही आएगी, चाहे तुम कोई से भी रास्ते से जाओ, कैसे भी जाओ। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी कुछ बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये, और इसको मैं बोल देता हूं डेल एच 6,
तो इस केस में क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं सी से डी बनाया है, ठीक है। तो ये देखो ऐसा दिख रहा है ना, मैं ही समझा देता हूं। देखो सी से डी में क्या दिख रहा है, इधर देखो डेल एच 6 है सी से डी में। तो ये और किन किन छोटे स्टेप से आ सकता है, इधर से या फिर इधर से, ठीक है। तो अगर इधर से आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये एरो तो इधर है ना, अगर मेरे को इधर करना है तो माइनस में आएगा, तो माइनस डेल एच 1 प्लस ये तो आगे सीधे ये तो डेल एच 3, या फिर ये सेम चीज किसके बराबर है, देखो ये इधर से तो पूरा यहां से जाऊं या ऐसे जाऊं, अगर मैं इधर से आ रहा हूं तो इसको प्लस और इनको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इनके मैं बोल लूं इधर देख लो, है ना, कि अगर कोई चीज सी से डी बन रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इस पाथवे से आना चाहता हूं तो ये एरो तो चलो सीधा ही है, तो डेल एच 2 ही रहेगा। ये एरो उल्टा है ना, तो लेवाइसर और लैपलेस ने क्या बोला था, वैल्यू सेम रहेगी, सिंबल पलट देना, तो माइनस डेल एच 5 हो जाएगा। ये भी इधर आ रहा है, मेरे को यहां तक जाना है, तो माइनस डेल एच 4, तो डेल एच 6 इज इक्वल टू डेल एच 2 प्लस माइनस डेल एच 5 प्लस माइनस डेल एच 4। समझ गए, कितने भी आधे आधे टुकड़ों। अगर इससे ये पूछता, इससे ये, तो क्या बोलता मैं, माइनस डेल एच 6 इज इक्वल टू डेल एच 4 प्लस डेल एच 5 प्लस माइनस डेल एच 2। समझ गया ना, कि सारे एरो सेम साइड रखोगे जिधर भी जा रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या होता है, हेफ्स लॉ। क्लियर है। अब अगर पूछता है इसके थ्योरेटिकल पोर्शन, तो हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन, किन चीजों पे हीट डिपेंड नहीं करती, चाहे कितनी भी छोटी छोटी स्टेप में हो रिएक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स यूज्ड इन रिएक्शन उस पर फर्क नहीं पड़ता कि 5 स्टेप में हो रही है, 4 में, 1 में, जितनी हीट 1 में निकलेगी उतनी 4 स्टेप की, उतनी 5 स्टेप की भी होगी, ठीक है। इंटरमीडिएट पोजीशन, बीच में क्या क्या बन रहे हैं, वो कंपाउंड स्टेबल है अनस्टेबल है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना टाइम ले रही है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है ए से बी 5 मिनट में हो रही हो, लेकिन इस रास्ते से जाए और वो 15 मिनट ले रही है, तो टाइम कितना भी ले ले लेकिन हीट दोनों की सेम ही रहेगी। समझ में आया। तो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता, बीच में क्या क्या बन रहे हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करता, और कितने स्टेप में बन रहे हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करता, टोटल हीट सेम रहेगी दोनों की, ठीक है। लेकिन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे, कि शुरू कहाँ से हुआ था, खत्म कहाँ हो रहा है। अब वो इस रास्ते से आए, उधर से आए, सीधे जाए, वैल्यू सेम, ठीक है। टाइम अलग अलग लग सकता है, बीच में इंटरमीडिएट्स अलग अलग बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे होता है तुम्हारे लॉस खत्म। अगर कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है रेजोनेंस एनर्जी नाम से, कि रिएक्टेंट की रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है, प्रोडक्ट की या ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड कुछ दे रखी है तुमको, ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी को कैसे करोगे, ऑब्जर्व्ड डेल एच माइनस कैलकुलेटेड डेल एच। क्या करोगे, ऑब्जर्व्ड डेल एच माइनस कैलकुलेटेड। तो एक डेल एच तो उसने क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी होगी, वो क्या होगी, ऑब्जर्व। जो तुम कैलकुलेट करोगे वो क्या होगी, ये वाली। क्लियर है सभी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे लॉस खत्म होते हैं सारे, और थर्मोकेमिस्ट्री की सारी रिएक्शन। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन करके इसका यूज कहाँ हो रहा है वो सीखते हैं, ठीक है।